हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन होना। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन हो कहाँ पे रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन आप जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में प्राइमरी ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। के टेस्टिस के बाद इसके अंदर क्या मिलता है? सेक्शन कटिंग हम देखते हैं तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? 250 ना ईच टेस्टिस, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इसके बाद हर एक टेस्टिस में क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसे थोड़ी सी क्वाइट क्वाइट जैसी दिखाई दे रही है इसके अंदर। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे आपको। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ जाके ओपन हो रहे हैं? रेटे टेस्टिस का नाम आएगा। रेटे टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमस, बड़ा सा पार्ट आ रहा होगा। एक्चुअली एपिडिडाइमस में स्पर्म काफ़ी टाइम तक स्टोर भी रहते हैं, बनते रहते हैं, वहाँ पे स्टोर भी होते रहते हैं। एपिडिडाइमस के बाद आ रहा है आपका वासा डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया, दूर जाने वाले को डिफरेंशिया बोल दो, पास वाले को इफ्रेंशिया बोल दो। ठीक है, वास डिफरेंशिया के थ्रू आपका चले जा रहे अलग अलग ग्लैंड के पास, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाली जो आपकी सेमिनिवेसाइकल ग्लैंड, वहाँ पे चले जा रहे हैं। वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं। एक और चीज़ दिखाई देती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाहर बाहर आपको इंटरस्टिशियल सेल्स मिलते हैं। एक्चुअली ये इंटरस्टिशियल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की एज आती है, मेल में प्यूबर्टी की एज होती है 13 to 15, 13 से 15 के बीच में प्यूबर्टिक एज। कैसे पता चलेगा प्यूबर्टी आ चुकी है? प्यूबर्टी आने पे ये एंड्रोजन रिलीज होने लगता है। एंड्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये एंड्रोजन है आपका रिलीज करने वाला सेल, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं इसको, लैडिग सेल भी कहते हैं। लैडिग सेल, लैडिग सेल के ऊपर प्रेशर आता है। कहाँ से प्रेशर आएगा? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है ICSH, पढ़ा होगा आपने, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रेशर डालेगा इन इंटरस्टिशियल सेल को टू रिलीज द एंड्रोजन। एंड्रोजन जितना आप पिट्यूटरी ग्लैंड, जितना भी आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? यहाँ जाके एक्ट करेगा और आपका एंड्रोजन उतना ही ज़्यादा रिलीज होगा। एंड्रोजन जितना ज़्यादा रिलीज होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म भी उतना ज़्यादा होगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी प्रोड्यूस होंगे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो मेल में प्रोड्यूस होते हैं, ब्रॉडनिंग ऑफ अ शोल्डर एंड हिप एरिया इज नैरो एंड वॉइस इज बिकम थिक, के लो पिच वॉइस बन जाती है, वोकल कॉर्ड उनकी हैवी हो जाती है, एंड प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर, के ये बियर्ड एंड मुस्टेच, बॉडी इज बिकम हेयरिंग। तो ये सारे कैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि प्यूबर्टी कॉज होने पे मेल के अंदर दिखाई देंगे। तो ये एंड्रोजन हार्मोन की वजह से है। एक चीज़ और, एंड्रोजन हार्मोन्स लाइफ टाइम तक मेल के साथ रहता है, यानी कि जब तक लाइफ स्पैन है तब तक ये एंड्रोजन प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में एक तो ये सिंगल वन हार्मोन्स भी है। फीमेल्स में क्या होते हैं? 3 टाइप के हार्मोन मिलेंगे आपको, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो वो सब कब तक प्रोड्यूस होते हैं? जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है। मेनोपॉज के बाद ये हार्मोन बंद। तो इस वजह से क्या होगा कि इन अ वुमेन या फीमेल्स रिप्रोडक्टिव साइकिल्स एक एज तक परफॉर्म होगी, इज 45 to 50 के नियर अबाउट ये बंद हो जाएगी। तो इनफ, बट मेल ये लाइफ टाइम तक, जब तक उनकी लाइफ स्पैन है, एंड्रोजन आता रहेगा। एंड्रोजन एक वरदान के फॉर्म में है। ठीक है, एंड्रोजन को और क्या कहते हैं? एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन भी आपके बुक में लिखा हुआ मिलेगा। एक ही बात है, एंड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। एक ही हार्मोन है मेल के पास। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पे आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है आपके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल मिलेंगे, जर्म सेल, सर्टोली सेल। जर्म सेल्स क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे, नाम से क्लियर है। तो जर्म सेल्स जो है यहाँ पे, उनको एक टर्म दिया गया है स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, तो बहुत सारी सेल्स है ये। स्पर्मेटोगोनियम, एक सेल को पूछा जाए तो स्पर्मेटोगोनियम बोलोगे। स्पर्मेटोगोनिया जब प्यूबर्टी की एज आती है
तब ये एंड्रोजन वहाँ जाके प्रेशर डालता है और आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जब अपना प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन कहीं पे भी हो रहा होता है, ग्रोथ कहीं पे भी होती है, तो वहाँ माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो माइटोटिक बोलो या माइटोसिस बोलो, एक ही बात है। तो माइटोसिस का रिजल्ट क्या होता है कि पेरेंट सेल के जैसे ही डॉटर सेल बनेंगे। अगर 2n पेरेंट है तो डॉटर सेल भी 2n होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे नहीं होंगे, वहाँ पे एग्जैक्टली सेम रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे स्पर्मेटोगोनिया ने डिवाइड कर करके क्या बना दिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिए। याद रखना, ये मत सोचना कि स्पर्मेटोगोनिया ने जो स्पर्मेटोसाइट बनाए हैं वो 2n ही है, याद रखना, ठीक है। n मत समझना इसको। अब आपको पता है हमारा नंबर ऑफ 46 है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, और यहाँ पे 2n सेल हो जाएगी। तो ये वाला डायग्राम भी देखते जाओ साइड बाय साइड, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये रेड कलर से जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को डेवलप कर रहा है। यहाँ तक देखो, ये जो ग्रीन कलर के बन गए ना आपके, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n है, n है, तो आपको पता होना चाहिए दिस वन इज अ डिप्लॉइड, 2n है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने फर्स्ट आपका मियोटिक डिवीजन किया है। ऊपर था हमारा माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, नीचे हो गया मियोटिक डिवीजन, ठीक है। मियोटिक डिवीजन ने क्या दिया आपको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखो, मियोटिक पार्ट आपके दो पार्ट में होती है, मियोटिक फर्स्ट एंड मियोटिक सेकेंड। मियोटिक फर्स्ट का ही रिजल्ट होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, ठीक है। हो गए यहाँ पे आधे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए। ये वाली सेल हमारी 2n थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारी n हो गई, पूछा जाता है ये। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n है, हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे कर दो 23। सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या होता है, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज अ इक्वेशनल डिवीजन। अब आधी हो चुकी हैं, आधी के और आधी थोड़ी ना होंगी, तो आधी हो गई है आपकी, तो n सेल n सेल n सेल n सेल, ये क्या बन गया, ये स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड क्या स्पर्म की शेप का है, नो, ये स्पर्मेटिड राउंड राउंड शेप के हैं। अब इनको एक पर्टिकुलर शेप में भी तो आना होगा। एक स्पर्मेटोसाइट ने आपको 4 स्पर्मेटिड दे दिए, ऐसे मिलियन ऑफ स्पर्मेटिड बन जाते हैं। एक इजैकुलेशन में अगर मेल एक बार इजैकुलेशन करता है, रिलीज करता है सीमन को, तो उस सीमन में 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो 100 मिलियन ऑफ स्पर्म्स की रेस लग रही होती है और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पे पहुंचना होता है, ठीक है। कितने स्पर्म पहुंच पाते हैं, इस 100 मिलियन में सिर्फ 200-300 ही पहुंच पाते हैं। इसलिए सुना होगा आपने 3 इडियट का डायलॉग कि आप ऐसे स्पर्म से प्रोड्यूस हुए हो जो रेस में विनर था, कि और अब आप लूजर बन गए हो। तो यही बात है कि जिस स्पर्म ने जाके रेस में विनर रहा होगा और फर्टिलाइज किया होगा आपको, उसी से आप प्रोड्यूस हुए हो। 100 मिलियंस में स्पर्म में सिर्फ एक ने फर्टिलाइज किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पर्मेटिड। अब इसको एक पर्टिकुलर शेप में आना पड़ेगा, इस शेप में, तभी जाके फर्टिलाइज कर सकता है। तो इस शेप में आने वाले फॉर्म को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। जोआ के फॉर्म में याद रखना है, टेल आ गई है इसके अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप आ गया है। तो फाइनली स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। आता है ये क्वेश्चन, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना है। स्पर्मेटिड कैसे है, राउंड राउंड है, स्पर्मेटोजोआ इस शेप के। अब ये बनते कैसे होंगे, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल्स बताए थे, एक तो जर्म सेल है, दूसरी है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल ऑल्सो कॉल्ड अ नर्स सेल। एक ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा आपको बुक में, तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन से गोल गोल पार्टिकल्स बने होंगे, नीचे स्पर्म का शेप आ रहा होगा। तो ये लाइन एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि जो आपकी सर्टोली सेल है उसके अंदर स्पर्म जो है एम्बर्डेड, स्पर्म हैड इज एम्बर्डेड, तभी वहाँ से नरिशमेंट लेके ये डेवलप होता है एक्चुअली। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ तभी बनेगा जब ये नरिशमेंट लेगा प्रॉपरली। तो नरिशमेंट लेने के लिए कौन सी सेल है, या तो आप सर्टोली सेल कह सकते हो उसको, या नर्स सेल कह सकते हो, ठीक है, दोनों पता होना चाहिए आपको। अब ये डायग्राम देखो जरा, स्पर्म के डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। लेबलिंग आपको आनी चाहिए, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हेड पार्ट एंड पहले मिडल पार्ट देखोगे, एंड दिस वन इज अ टेल पार्ट। 3 में डिवाइड कर दिया।
हेड और मिड पार्ट के बीच में थोड़ा सा नेक पार्ट बना दो छोटा सा, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एनिमल सेल में सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलनी है तो आउटर स्ट्रक्चर बना दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन ये है एक्रोसोम वाला पार्ट। एक्रोसोम वाला पार्ट क्या होगा, एक्रोसोम वाले पार्ट में भरे हुए बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यही जाके बस्ट करेंगे, ये वाली पॉइंटेड होना चाहिए, हेड इज द पॉइंटेड, यस दिख रहा है हमें। ये किसका मॉडिफिकेशन है, किसने बनाया, सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो ये आपका गोल्जी एपरेटस ने बनाया है ये वाला पार्ट। गोल्जी एपरेटस का मॉडिफाइड फॉर्म है एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर भरे हुए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। बीच वाला ये देख लो, न्यूक्लियस बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, यस न्यूक्लियस बड़ा सा है, क्रोमेटिन मटेरियल भी होंगे यहाँ पे, क्रोमोसोम्स यानी कि प्रेजेंट होंगे, कि न्यूक्लियोलस नहीं है। जिन बच्चों को नहीं पता न्यूक्लियोलस क्या होता है तो बता देती हूँ, न्यूक्लियोलस आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनेलीज है जो कि क्रोमेटिन फाइबर जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, डार्क कलर का एरिया बन जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही, ठीक है, ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। आई मीन 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, हो सकता है ना भी हो, तो ये न्यूक्लियोलस यहाँ नहीं मिलेंगे। नेक वाले पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पड़ी होती है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में आपने सेल की चैप्टर में पढ़ा होगा, ये सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल ऐसे क्रॉस बना के बैठे होते हैं, इनको सेंट्रोसोम कहते हैं, और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ये स्पिंडल बनाने का भी काम कर रहे होते हैं, इनके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब ये यहाँ पे 2 टाइप के मिल रहे हैं आपको, एक्सियल सेंट्रियोल याद रखना है, डिस्टल सेंट्रियोल याद रखना है। एक्सियल सेंट्रियोल कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये कोई काम नहीं करता एक्सियल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल ही सारा काम करेगा। डिस्टल सेंट्रियोल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या बना रहा है, टेल बना दे रहा है। अगर टेल नहीं होती तो स्पर्म्स आर नॉट, मूवमेंट ही नहीं होता स्पर्म में, ठीक है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये दुनिया ही नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ इन्होंने टेल बना दिया है। कौन टेल बनाने का काम कर रहा है, नीट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टल सेंट्रियोल, एक्सियल सेंट्रियोल नहीं बना रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल बना रहा है। अच्छा, मिडिल पार्ट में क्या दिखाई दे रहे हैं, एक अरेंजमेंट रेड कलर का जो मैंने बनाया है, ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। इतना काम कर रहे हैं ये कि तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। टेल वाला पार्ट किसने बना दिया, डिस्टल सेंट्रियोल ने लंबा होकर टेल बना दिया। अच्छा, एक लाइन वहाँ पे लिखी हुई है कि एक पर्सन को जो है फर्टाइल्स होने के लिए, कि उस कब बोलोगे वो पर्सन फर्टाइल है, 60% जो आपके 100 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से 60% का एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए, ऐसा शेप। कुछ जो होंगे वो पर्टिकुलर शेप में ही नहीं होंगे, उनको हटा दो। इवन 60% तो पर्टिकुलर शेप में होना चाहिए, तब पर्सन जो है वो फर्टिलाइज कर पाएगा, एक आगे जनरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा। 60% पर्टिकुलर शेप में हो, उसके बाद इन पर्टिकुलर शेप के अंदर से 40% ऐसे हों जिसमें मोर्टेलिटी हो, ये बात लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में, तो वही जाके एक फीमेल ट्रैक पे जाके फर्टिलाइज कर पाएंगे, ठीक। तो यानी कि इसीलिए हम देखते हैं कि सिर्फ 200 से 300 स्पर्म ही पहुंच पा रहे हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक पे। कुछ तो फीमेल एसिडिक मीडियम, जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है अंदर जाने का, तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम की वजह से ही डैमेज हो जाते हैं, और कुछ पर्टिकुलर, ठीक है, जो है ये वाला पार्ट है वो रैप्चर होता है, किसी का रैप्चर नहीं हो पाया होता है। तो इवन फाइनली 200 to 300 पहुंचने के बाद भी उनमें से अराउंड द 10 to 20 होते हैं जो कि ओवम के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, उसमें से एक को फर्टिलाइज करना है, ठीक है। तो यू आर द विनर ऑफ दिस पार्ट एंड, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आया हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, और आगे फॉरवर्ड भी करें, इसको शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इसको, और स्टूडेंट्स भी इस पर पढ़ के अपने अच्छे मार्क्स ला सकें।